हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि आधारिक फसल पद्धतियों के अंदर जो 7 चरण हमने पढ़े थे कि 7 चरण जो होते हैं, कोई भी फसल जब बोई जाती है, बोने को सोची जाती है तो 7 चरण से उसको गुजरना पड़ता है। पहला चरण होता है मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी, जब कोई भी किसान किसी फसल को बोने की सोचता है तो सबसे पहले वो मिट्टी तैयार करने के बारे में सोचता है। मिट्टी तैयार करने का मतलब होता है कि मिट्टी को उलट पलट करना, कृषि के योग्य बनाना, उसमें बीज डालने के योग्य बना देना। ये क्या होता है? मिट्टी तैयार करना होता है। इसको एक अलग टर्म दिया जाता है, पोला बनाना। पोला का मतलब होता है कि मिट्टी को भुरभुरा कर देना। अलग अलग औजारों से इसको मशीनों तथा औजारों का प्रयोग करके इस प्रक्रिया को किया जाता है। आप देखते होंगे, अगर छोटे पैमाने पे आपको कृषि करनी होती है, छोटे पैमाने पे फसलों को उगाना रहता है तो हल से और कुदाल से काम चलाया जाता है। लेकिन अगर ये बड़े पैमाने पे किया जाता है तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे ट्रैक्टर का उपयोग करके जुताई की जाती है। तो एरिया पे डिपेंड करता है, कि कौन सी मशीनें वहाँ पे यूज की जाएंगी। तो बेसिकली पोला बनाना क्या होता है कि मिट्टी को भुरभुरा बनाना होता है। जब पोला बना दिया जाता है, मिट्टी को उलट पलट करके उसका पोला बनाया जाता है तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं पोला बनाने के? पहला है कि पौधे जो होते हैं, जो भी आप उसमें बीज डालेंगे, जब वो पौधे बनेंगे तो वो क्या होगा, उसकी जड़ें बहुत गहरी जाएंगी, नीचे तक जाएंगी और उन जड़ों का श्वसन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जड़ें जो होंगी आसानी से श्वसन करेंगी। ठीक है, यहाँ देखिए। और आपको पता है कि मृदा में क्या होता है कि मृदा में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे कि केचुआ और भी सूक्ष्म जीव। ये जो केचुआ होते हैं, ये क्या होते हैं, किसान के मित्र होते हैं। वो क्या करते हैं, नीचे की मिट्टी को खाते हैं और फिर उसी मिट्टी को ये बाहर निकालते हैं। तो ये क्या होता है, नीचे की उर्वरक मिट्टी को ऊपर लाते हैं, नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन बना रहता है, आपका वितरण बना रहता है अच्छे से, और नीचे की उर्वरक मिट्टी ऊपर आती रहती है और एयरेशन भी होता रहता है। और पोला जब भुरभुरी मिट्टी होती है तो इन सूक्ष्म जीवों को भी श्वसन करने में आसानी होती है। इस वजह से मिट्टी का पोला करना आवश्यक होता है। और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं एक चीज़ को और बढ़ाते हैं। जैसे आपको पता है कि मृदा जो होती है, मृदा में क्या होता है, खनिज होता है, हवा होती है, जल होता है। ये सारी चीज़ें क्या होता है, मृदा के अंदर होती है। तो इस मृदा में जब पौधों को उगाया जाता है तो पौधे क्या करते हैं, इससे खनिज, हवा तथा जल का उपयोग करके अपनी वृद्धि करते हैं। और मृदा में कुछ सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं जो किसानों के मित्र होते हैं। जब मिट्टी भुरभुरी होती है तो इन सूक्ष्म जीवों के लिए श्वसन करना आसान हो जाता है। और जब मिट्टी भुरभुरी होती है तो पौधे जो होते हैं वो आसानी से खनिज, हवा तथा जल का अवशोषण मृदा से कर पाते हैं और साथ ही साथ ये सूक्ष्म जीव भी उसमें जीवित रह सकते हैं। तो इसलिए मृदा को भुरभुरा करना या पोला बनाना इसका एक ज़रूरी प्रक्रिया होती है। अब हम देखते हैं कि मृदा में सूक्ष्म जीवों के साथ साथ और खनिज, हवा तथा जल के साथ साथ मृदा के अंदर कुछ मृत जीव भी पाए जाते हैं। मृदा में मृत जीव भी पाए जाते हैं। मृत जीव या प्लांट, पौधे, ये सब आपको पता है कि जो भी जीव मरते हैं या फिर पौधे जो गिरते हैं, पत्तियां गिरती हैं, सड़ती हैं, तो वो कहाँ जाती हैं, ज़मीन में, और वो मृदा में मिल जाती हैं। तो ये पौधे भी क्या होते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, तो ये क्या करते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस जो होता है ये क्या होता है, मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है, जिससे कि पौधे बहुत अच्छे से विकसित होते हैं। ह्यूमस में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। पौधे का जो, जैसे कि जंतुओं के अपघट्य होते हैं, जंतु जो मृत हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो उसमें मिल जाते हैं, तो उनके सारे जो अपघट्य होते हैं वो मृदा में आ जाते हैं। ऐसे ही पौधे मरते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, तो उनके सारे अपघट्य मृदा में आ जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, पौधों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो मृदा में जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा वहाँ के पौधे उतने ही अच्छे से विकसित होंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया कि मृदा जो मिट्टी का पोला बनाने के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हम करते हैं। मिट्टी का जब पोला बनाते हैं
तो मृदा को भुरभुरा करते हैं। और मृदा को जब भुरभुरा करते हैं तो उस प्रक्रिया में क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो आसानी से उसमें जी पाते हैं, श्वसन कर पाते हैं, मतलब रहने को बहुत ही सुगम प्लेस हो जाता है उनका, बहुत ही अच्छा सा प्लेस, अच्छा सा इन्वायरमेंट मृदा को, केचुआ को या फिर सूक्ष्म जीवों को मिल जाता है। और ये क्या होते हैं, किसान के मित्र होते हैं। ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, ये नीचे से लेके ऊपर तक आपके जो भी अपघट्य होते हैं प्लांट के या फिर एनिमल के, उनको नीचे से लेकर ऊपर तक घुमाते रहते हैं चारों तरफ, जिससे उनका और अच्छे से वो मिट्टी में घुलते मिलते हैं, यानी ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं। और उसके बाद से क्या करते हैं, ये पौधों मिट्टी को नीचे से लेकर ऊपर ले जाते हैं, जिससे आसानी से पौधे क्या करते हैं, मिनरल्स को ग्रहण कर पाते हैं। और फिर जब पौधों की जड़ें नीचे तक जाती हैं, जिससे पौधे क्या होते हैं, आसानी से श्वसन कर पाते हैं। तो ये हमने देख लिया कि मृदा का यानी मिट्टी को उलटना पलटना क्यों आवश्यक है। तो ये हमने बहुत ही विस्तार से देखा है कि मिट्टी को उलटना पलटना क्यों आवश्यक होता है। देखिए, पौधे जितने भी पौधे उगते हैं मिट्टी में, वो क्या करते हैं, पोषक तत्व यानी खनिज, जल तथा अन्य पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं, मृदा से प्राप्त करते हैं। और मृदा में ये पोषक तत्व कहाँ से आते हैं, ये मृदा में पोषक तत्व प्लांट तथा एनिमल से ही आते हैं। प्लांट और एनिमल जो डेड हो जाते हैं वो मृदा में मिलते हैं, और वो क्या होते हैं, घुल जाते हैं, और उसमें आसानी जब वो अपघटित होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में सूक्ष्म जीवों द्वारा तोड़ दिए जाते हैं, तो वो मृदा में अच्छे से मिल जाते हैं। और फिर या फिर आप देखते होंगे जो हम घरेलू अपशिष्ट यूज करते हैं, उसका भी हम खाद, पानी, ये सब सारी चीज़ें बनाते हैं, जिसको हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो उलटना पलटने से क्या होता है, मृदा भुरभुरी होती है, और भुरभुरी होती है तो चारों तरफ खनिज मिनरल्स आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और जब आसानी से वितरित हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो हर तरफ फैले रहते हैं, जिससे पौधों को लेने में उनको आसानी हो जाती है। अब देखिए, इसके अंतर्गत आपका एक टर्म आएगा, जुताई क्या होती है। तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। जुताई के लिए हल का प्रयोग करते हैं, और हल कभी कभी आप देखते होंगे प्राचीन समय में सबसे पहले जब लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था तो लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। और अभी क्या है कि लोहे के हल का प्रयोग होने लगा है। कृषि और अन्य कृषि औजारों को आप देखेंगे, जैसे हल, कुदाली, कल्टीवेटर। तो इसमें आपका अलग अलग जो औजार है, ये आपका हल है, देख लीजिएगा इसको। ये आपका कुदाली का डायग्राम है, कैसे कुदाली आपके घरों में भी हो सकता है, हो जिसके घर में ना हो, ये डायग्राम से देख लीजिएगा। कल्टीवेटर देखिए, आप लोगों ने देखा होगा ट्रैक्टर से जुताई जब होती है, तो ये कल्टीवेटर है जिससे जुताई होती है। तो हमने देखा कि मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। इस प्रक्रम में हमने देख लिया कि हल क्या होता है, कुदाली क्या होती है, और कल्टीवेटर क्या होता है। ये क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करने के औजार होते हैं। मिट्टी को तैयार करने के क्रम में हम क्या करते हैं, मिट्टी का पोला बनाते हैं। मृदा में क्या होते हैं, सभी आवश्यक खनिज, मिनरल्स, हवा, पानी, डेड और जितने भी डेड एनिमल होते हैं, डेड प्लांट होते हैं, या फिर जितने भी अपशिष्ट होते हैं वो मृदा में घुलते हैं। सूक्ष्म जीव भी होते हैं, मरे जीव भी होते हैं, अपघट्य भी होते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अपघट्य का कार्य करते हैं। जो क्या होते हैं, प्लांट या एनिमल जो गिरते हैं, मरते हैं, उनको सड़ाने गलाने का काम करते हैं और पूरी तरह से मृदा में घोल देते हैं। और जब हम मृदा का पोला बना देते हैं तो पौधे क्या करते हैं, आसानी से उस खनिज को, लवण को, जल को आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। अब हम देखते हैं कि जब मृदा तैयार हो जाती है तो उसके बाद से क्या करता है किसान, बुआई करता है। बुआई के लिए क्या करता है, अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वच्छ बीजों का चयन करता है। इसको करने के लिए वो क्या करता है कि पहले क्या करता है कि बीजों का चयन करता है, और फिर बीजों को आप देखते होंगे जब आपके वहाँ कभी खेती वेती होती होगी तो शायद आप देखते होंगे कि बीजों को पानी में भिगा देता है। पानी में भिगा देता है तो जो खराब बीज होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और जो अच्छे बीज होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। जो खराब बीज होते हैं यानी नीचे से जो अंदर से खोखले हो जाते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तो उनको हटा देता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, प्लांट को जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, मतलब प्लांट उससे नहीं बन पाता है।
और जो अच्छे बीज होते हैं जब उनको खेतों में डाला जाता है तो उससे अच्छे प्लांट निकल के आते हैं। तो इस क्रम में वो क्या करता है, सब बुआई के क्रम में वो बीजों का चयन करता है। तो अच्छी गुणवत्ता वाली साफ स्वच्छ बीजों का चयन करता है। ठीक है, उसके बाद से बीजों के चयन के बाद वो क्या करता है कि बीजों को खेत में डालता है। तो इसकी भी पद्धति है, अलग अलग तरीका होता है खेतों में डालने का। परंपरागत तरीके में क्या होता था, यहाँ पे आप देखेंगे परंपरागत तरीके में परंपरागत औजार का प्रयोग किया जाता था। परंपरागत औजार ये देखिए, परंपरागत औजार में क्या होता था कि एक कीप जैसा कुछ होता था और उसमें बीज डाल दिए जाते थे और उसके 2-3 जगह उसके होल होते थे। बीजों को कीप के अंदर डालने पर 2 या 3 नुकीले वाले सिरे पाइपों से गुजरता था और इसे मिट्टी में भेद कर उसमें स्थापित कर दिया जाता था। मतलब एक साथ 3-4 बीजों को आप मिट्टी में स्थापित कर देते थे। ये परंपरागत तरीका था, मतलब पहले ये अपनाया जाता था। जब हमारी तकनीकी बहुत विकसित नहीं हुई थी तब ये वाला तरीका अपनाया जाता था। अभी क्या हो रहा है, इसी के अंदर सीड ड्रिल, ये देखिए ये एक मशीन है सीड ड्रिल। इसमें क्या होता है, बहुत सारी बीजों को एक साथ खेत के अंदर डाल दिया जाता है, ड्रिल करके। आप देखते होंगे ड्रिल कर दिया जाता है, मतलब दबा दिया जाता है ज़मीन के अंदर बहुत सारी। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों को समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है और ये सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए और बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने में से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। तो आपने देखा कि जैसे जैसे हमारी तकनीकी विकसित होती गई, मतलब आपके परंपरागत औजार में क्या था, एक कीप था जिससे 3-4 बीजों को एक साथ डाला जाता था। और अभी क्या है, सीड ड्रिल एक ऐसा मशीन है जिससे क्या होता है कि बहुत सारे बीजों को एक साथ डाला जाता है एक निश्चित गहराई पे, समान दूरी पे, और उसके बाद क्या कर दिया, उसको ढक भी दिया जाता है। और ढक दिया जाता है जिससे क्या होता है, जो पक्षी होते हैं वो उस बीज को नहीं खा पाते हैं और आसानी से हमारा पौधा बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि मिट्टी तैयार करते हैं। पहला प्रक्रम मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं और क्यों तैयार करते हैं। और दूसरा हमने देख लिया कि बुआई करते हैं, उसके बाद बुआई के लिए कैसे बीज का चयन करते हैं। और फिर हमने देखा कि कौन कौन से तरीके को उपयोग मिला के बुआई की जाती है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, और वो है खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो देखिए, ये पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। खाद एवं उर्वरक वो पदार्थ होते हैं जिनको क्या करते हैं, मिट्टी का पोषण स्तर बनाने के लिए इनमें मिलाया जाता है। आप देखते होंगे कई बार क्या होता है कि जब हम फसलों को बोते हैं और लगातार बोते हैं तो वो मृदा जो होती है उससे पौधे क्या करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। पोषक तत्वों को ग्रहण करके अपनी वृद्धि करते हैं और एक नया प्लांट बनता है, या फिर आप देखते होंगे फसल उत्पादित होती है। और उसके बाद फिर तुरंत दूसरी फसल अगले साल, फिर अगले साल दूसरी फसल। तो इससे क्या होगा, एक टाइम के बाद, 1-2 साल के बाद वो क्या होगा, मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो इन पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, खाद एवं उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि खाद एवं उर्वरक का प्रयोग मृदा में क्यों किया जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि जब कोई फसल क्या होती है, बहुत ही कमज़ोर होती है और कोई फसल बहुत ही अच्छी होती है। तो जिस मृदा में अच्छे पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व मौजूद होते हैं और पौधों को प्रॉपर पोषक तत्व मिलते रहते हैं, तो वो फसल क्या होती है, मजबूत होती है। और जिस मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है तो उनको क्या होते हैं, पोषक तत्व नहीं मिलते हैं अच्छे तरीके से, तो वो पौधे क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस वजह से मृदा में पोषक तत्व प्रदान किया जाता है, किसके माध्यम से, खनिज तथा खाद तथा उर्वरक के माध्यम से। अब देखिए खाद क्या होता है, खाद के बारे में देख लेते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि जैविक पदार्थ है, जो पौधों या जंतु के अपशिष्ट से बनता है। यानी पौधे तथा जंतु जो मरते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, उनके अपशिष्ट से बनता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालता है। आप देखते हो पादप अपशिष्ट, जो प्लांट कटिंग होती है तो वो जो अपशिष्ट बचता है, या फिर
जीवों के अपशिष्ट गोबर वगैरह का यूज किया जाता है और इनको एक गड्ढे में डालता है और छोड़ देता है सड़ने के लिए, गलने के लिए। आपको पता ही है कि मृदा में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं, जैव अपघट्य का कार्य करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, पौधों को सड़ाने गलाने या फिर जो भी जीव जंतु होते हैं जो मरे होते हैं उनको सड़ाने गलाने का काम करते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। तो वो उनको अपघटन के लिए खुले में छोड़ देता है और अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है और अपघटित पदार्थ जो होता है वो खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग आप लोगों ने सुना होगा। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक बार मैं बता देती हूँ वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। ये बहुत ही जैविक खेती का एक तरीका है। वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, गोबर, बहुत सारा गोबर रखा जाता है और उसमें बहुत सारे केचुए डाले जाते हैं और वो केचुए क्या करते हैं, गोबर को खाते हैं और फिर उसको बाहर निकालते हैं, जिससे क्या होता है कि खाद बन जाती है। जो केचुए का अपशिष्ट होता है जो बाहर निकालता है मिट्टी को, गोबर को खाने के बाद, वो खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है और ये महंगा बिकता है वर्मी कंपोस्ट। और ऑर्गेनिक खेती, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको पता है कि जो ये उर्वरक वाली खेती है, ये खेती अच्छी तो होती है लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, उर्वरक का बहुत ज़्यादा उपयोग करने से मृदा को बहुत नुकसान होता है। उससे मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। लगातार उर्वरक का उपयोग करने से मृदा जो होती है ख़राब होने लगती है और उसमें पौधे जर्मिनेट करना आसान नहीं होता। साथ ही साथ मृदा से क्या होता है कि जो खनिज आप डालते हैं, जो उर्वरक आप डालते हैं, वो रिस के पानी में जाता है, जिससे क्या होता है कि जल प्रदूषण का भी स्तर बढ़ता है, वायु प्रदूषण भी बढ़ता है, खाद्य प्रदूषण भी बढ़ता है। जो हम खाते हैं उसमें भी खनिज की मात्रा, यानी कि बहुत सारे रासायनिक पदार्थ, उर्वरक क्या है, रासायनिक पदार्थ हैं, तो ये रासायनिक पदार्थ हमारे खाने में जाते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कभी कभी कि सब्जी नहीं खा रहे हैं, स्लो पॉइजन खा रहे हैं। तो ये यही होता है, कीटनाशकों का उपयोग या फिर बहुत सारे उर्वरकों का उपयोग करके जब कृषि की जाती है तो फसल तो अच्छी होती है, लेकिन क्या होता है उससे मृदा को भी हानि होती है, जल प्रदूषण भी होता है और साथ साथ ये जो खाता है उसके लिए भी हानिकारक होता है। इस वजह से अब क्या हो रहा है, मॉडर्न वे में अब क्या हो रहा है कि अब जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप सुन रहे होंगे कई बार कि जैविक खेती की जा रही है, जिसमें क्या होता है, जैविक खाद का यानी कार्बनिक खाद का उपयोग किया जा रहा है, गोबर के खाद का उपयोग, नीम की खली का उपयोग, ये सारी चीज़ों का उपयोग करके खेती की जाती है, या फिर केचुए का बहुत सारा उपयोग करके वर्मी कंपोस्ट बना के। तो इससे क्या होता है, फसल भी अच्छी होती है और ये मृदा के लिए भी अच्छा होता है, इससे जल प्रदूषण भी नहीं होता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। तो अब हम देख लेते हैं, ये हमने देख लिया कि खाद क्या है और अब हम देख लेते हैं कि उर्वरक क्या है। खाद और उर्वरक इसलिए क्योंकि खाद और उर्वरक में अंतर करना आपका पूछा है, तो इस वजह से देख लीजिए। ये क्रियाकलाप आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जब खाद मिला रहता है तो क्या होता है, उर्वरक मिलता है तो क्या, बिना उर्वरक का क्या होता है। तो ये देखिए, ये 3 डायग्राम दिया गया है, जिसमें एक में क्या है, इसमें क्या है, खाद है, इसमें क्या है, उर्वरक है और इसमें कुछ नहीं है। तो आप देख रहे होंगे जो उर्वरक वाला है बहुत जल्दी जर्मिनेट कर रहा है। तो ठीक है, ये जर्मिनेट करता है बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी, बहुत अच्छा उत्पादन भी देता है, लेकिन ये हानिकारक भी बहुत है, इसलिए इसको नेगलेक्ट किया जाता है यूज करने में। हालांकि ये बड़े पैमाने पे यूज हो रहा है अभी इसको, लेकिन अब इसको बढ़ावा दिया जा रहा है जैविक खाद को। और ये तो खैर अगर खाद नहीं मिलाएंगे तो अच्छी फसल नहीं होगी। अभी आपने देखा कि ये खाद क्या है, पोषक तत्व की तरह काम करते हैं पौधों के लिए। तो हम देखते हैं कि उर्वरक क्या होते हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं। अभी हमने देखा कि उर्वरक क्या है, केमिकल है जो विशेष पोषक तत्वों से समृद्ध होते हैं, उसमें कुछ विशेष पोषक डाले जाते हैं। मतलब आप देखते होंगे कि अगर आपको आलू बोना है तो अलग उर्वरक, बैगन बोना है तो अलग उर्वरक, अगर आपको धान की खेती करनी है या चावल की खेती करनी है तो अलग उर्वरक, ठीक है। तो वो विशेष पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। उर्वरकों का उत्पादन क्या होता है, फैक्ट्रियों में किया जाता है। कुछ उदाहरण इसके हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, NPK। ये क्या है, उर्वरक हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये पूछेगा आपसे। इनके उपयोग से क्या होता है, किसान गेहूं तथा धान तथा मक्का जैसी फसलों को अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता होती है। और परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से अभी हमने देखा कि मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है, जल प्रदूषण भी होता है, साथ ही मिट्टी को इसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए अब क्या हो रहा है, उर्वरकों के स्थान पे जैविक खाद का उपयोग किया जा रहा है।
जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। और और क्या होता है, देखिए एक विशेष अंतराल भी बहुत आवश्यक है। जैसे कि अगर एक फसल हम उगाएं और फिर लगातार उसी अगले साल दूसरी फसल, फिर अगले साल दूसरी फसल, तो इससे क्या होता है, लगातार पौधे उगाने से मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। लेकिन जब हम एक टाइम इंटरवल के बाद, मतलब एक साल अगर उसको ऐसे ही छोड़ दें, तो मृदा क्या करती है, अपने पोषक तत्वों को पुनः ग्रहण कर लेती है और उसके बाद से आप जब उसमें फसल उगाते हैं तो वो फिर अच्छी फसल उगती है। इससे क्या होता है, मृदा का भी स्वास्थ्य बना रहता है और पौधे भी अच्छे प्राप्त होते हैं। तो एक टाइम इंटरवल के बाद भी कृषि की जाती है। तो हमने देख ही लिया था कि खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन, जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे मिट्टी में सभी पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति होती रहती है। और मिट्टी में पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। फसल चक्रण क्या होता है कि एक फसल के बाद दूसरी फसल, जैसे कि यह एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाया जाता है, मतलब एक के बाद एक। जैसे अगर आपने कोई फसल उगाई, पहले क्या होता था, उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा जो होता था एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में उगाते थे। जिससे क्या होता था कि फलीदार चारा जो होता है, इनके जड़ों में क्या होता है, कुछ क्या होते हैं ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ दिया है, फलीदार जो लेग्यूमिनस पौधे होते हैं, जो फलीदार जड़ें होती हैं इनकी, जो लेग्यूम होता है इनमें, इनकी ग्रंथिकाओं में क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ज़मीन में नाइट्रोजन को बढ़ाता है। तो इससे क्या होता है, मृदा में नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति हो जाती है। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये क्या होता है, लेग्यूमिनस पौधे के जड़ में पाया जाता है और ये वायुमंडल के नाइट्रोजन को उसमें स्थिरीकरण करता है, यानी फिक्स कर देता है। और इससे क्या होता है कि मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है। और फिर जब दूसरे चरण में आप देखिए यहाँ पे गेहूँ दूसरी ऋतु में उगाया जाता है, तो गेहूँ की फसल के लिए पर्याप्त नाइट्रोजन मृदा में उपस्थित होती है। तो ये क्या है, फसल एकांतर क्रम में जब उगाया जाता है, यानी फसल चक्रण जब किया जाता है, तो उससे भी क्या होती है, मृदा को पोषक तत्व भी मिलता है, साथ साथ फसल भी अच्छी बनती है। तो ये आपका दिया है खाद तथा उर्वरक में क्या अंतर है, एक बार देख लेते हैं सरसरी निगाह से। उर्वरक क्या है, मानव निर्मित है। और खाद क्या है, ये क्या उर्वरक क्या है, मानव निर्मित है और फैक्ट्रियों में बनाया जाता है रासायनिक पदार्थों से। खाद क्या है, ये भी मानव निर्मित है, लेकिन प्राकृतिक चीज़ों से बनाया जाता है। प्राकृतिक पदार्थ जैसे गोबर, पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरकों का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और ये क्या करती हैं, क्या कहाँ बनाया जाता है, खेतों में बनाया जाता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं प्राप्त होती है, लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है। ह्यूमस के बारे में हमने देखा था कि ह्यूमस क्या होती है, जो भी प्लांट्स, एनिमल जब डेड होते हैं, मर जाते हैं, तो उनका अपघटन होता है, उसी से ह्यूमस बनता है। जितना ज़्यादा प्लांट मरेंगे, जितने ज़्यादा प्लांट का अपशिष्ट उसमें रहेगा, उतने ज़्यादा मृदा में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में रहेगी। ह्यूमस आप ऐसे पहचान सकते हैं कि कई बार आपको देखते हो कि कभी बागीचे में आप जाते होंगे तो मृदा की ऊपरी परत जो होती है काली पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है कि मृदा वहाँ पे क्या होता है, पौधे की पत्तियाँ लगातार गिरती रहती हैं, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं उसको डिकम्पोज करते रहते हैं, अपघटित करते रहते हैं, और उससे क्या होता है, वो ह्यूमस होती है, ह्यूमस की एक लेयर वहाँ पे बन जाती है। बहुत ही उर्वरक मिट्टी होती है वो वहाँ की। अब कुछ उर्वरक के उदाहरण जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये होते हैं उर्वरक। और खाद में पोषक तुलनात्मक रूप से, मतलब उर्वरक क्या, आप स्पेसिफिक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम मिला के जब उसको बनाएंगे तो उसमें रहेगा ही अधिक मात्रा में, इसमें तुलनात्मक रूप से कम होता है, लेकिन इसका बेनिफिट बहुत है। आपने देखा कि इससे क्या होता है, मृदा का स्वास्थ्य बना रहता है, जल प्रदूषण नहीं होता है, साथ साथ मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। इसलिए आप किसको प्राथमिकता देंगे, खाद को प्राथमिकता देंगे उर्वरक की अपेक्षा। लेकिन बड़े पैमाने पे जब खेती होती है, यानी कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे उर्वरक को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन अब क्योंकि अब हम लोग क्या हो रहे हैं, बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, तो हम जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा भारत देश भी जो है वो जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है। सिक्किम हमारे देश का पहला राज्य है जो क्या है, पूरी तरह से जैविक खेती करता है। तो खाद के लाभ क्या हैं देख लीजिए। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है,
क्योंकि ये मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। क्योंकि जो खाद होता है उससे सूक्ष्म जीव मरते नहीं हैं, और जो उर्वरक होता है, जब उर्वरक का इस्तेमाल आप करते हैं तो सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, वो मिट्टी को भुरभुरा नहीं कर पाते हैं, जिससे गैसों का विनिमय, जल का विनिमय आसानी से उसमें नहीं होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये मरते नहीं हैं। इससे जैविक खाद मिट्टी के गठन में सुधार होता है। इस जैविक खाद से क्या होता है, मिट्टी के गठन में सुधार होता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे की क्लास में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है और अगर आपको समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको नहीं पसंद में आया है, नहीं समझ में आया है, तो आप इसे डिसलाइक कीजिए, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्यों नहीं समझ में आया है। और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।